नमस्कार साथियों, राधा रानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीआरपीसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 5 पढ़ते हैं। सीआरपीसी का चैप्टर 5 पढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इस सीरीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकूँगी। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीआरपीसी का चैप्टर 5 सीआरपीसी चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा चैप्टर व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, तो हमको चैप्टर 5 इसका नाम भी याद रखना है। ठीक है, चैप्टर 5 सेक्शन 41 से लेकर 68 तक दिया गया है। सेक्शन 41 बताता है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। तो देखो, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार संज्ञेय मैटर में कर सकती है, वारंट के बिना गिरफ्तार। जैसे हम डेफिनेशन क्लॉज में ही पढ़ के आए थे, हमने जब संज्ञेय की डेफिनेशन पढ़ी थी, संज्ञेय मामले की किसमें पढ़ी थी, 2C में। हमने संज्ञेय मामले की डेफिनेशन 2L में पढ़ी थी, जिसमें बताया गया है कि संज्ञेय मैटर कौन से होते हैं, असंज्ञेय मैटर कौन से होते हैं। ठीक है, तो वारंट के बिना गिरफ्तार कब कर सकती है पुलिस, तो केवल संज्ञेय मामलों में कर सकती है। उसके बाद हाँ, इसमें ना जो 41 में, सेक्शन 41 में जो 10 पॉइंट दिए गए हैं उनको बिल्कुल लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बन जाता है और मेंस की दृष्टि से तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको पूरा पॉइंट याद होना चाहिए, किन किन कंडीशनों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 41A, सेक्शन 41B, सेक्शन 41C और सेक्शन 41D। ये चारों कहाँ से आए, ये चारों हमारे पास डी के वसु के केस से आए हुए हैं। ठीक है, ये चारों सेक्शन वहां से जोड़े गए हैं। ये कब जोड़े गए हैं सेक्शन, 2008 में जोड़े गए हैं और ये लागू कब होते हैं, 1 नवंबर 2010 से ये लागू होते हैं। ठीक है, तो 41A, B, C, D, इसमें बड़ा डाउट होता है याद करने में, है ना, सेक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बढ़िया सी ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के साथ आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक के लिए शॉर्टकट है NDCR। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, NDCR, N फॉर नोटिस, D फॉर ड्यूटी, C फॉर कंट्रोल और R फॉर राइट्स। इससे आपको ये सेक्शन कभी नहीं भूलेंगे, 41 से लेके डी तक। इसमें डायरेक्ट हेडिंग पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में कि 41A में क्या दिया, हैवी में क्या दिया, तो बच्चे यहाँ पे तो याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में जाके बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तब ये ट्रिक बड़ी काम की होती है, इन ट्रिक के सहारे हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए इस ट्रिक को बिल्कुल याद रखें, NDCR, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। ठीक है, N फॉर नोटिस, D फॉर ड्यूटी, C फॉर कंट्रोल और R फॉर राइट। ठीक है, तो 41A में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष उप जनजाति के लिए सूचना दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 41 में क्या होता है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है 41 के अकॉर्डिंग, तो फिर 41A में उसमें सूचना दे दी जाती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी के पास ये सब विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध किया है, तो फिर उसको सूचना दे दी जाती है कि भाई तुम उपस्थित हो। और है ना, उसका क्या कर्तव्य होगा कि जैसे उसे नोटिस मिलता है वो नोटिस का पालन करे, अगर वो नहीं पालन करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 41B बताता है अपना D फॉर ड्यूटी। तो इसमें ड्यूटी किसकी होगी, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होगी। भाई पुलिस अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी कि पहले तो वो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी ये होगी कि है ना, सबसे पहले तो वो जब गिरफ्तार करने जाता है तो अपनी खुद की सही पहचान रखे, जिससे कि वो नेम प्लेट वगैरह लगा के जाते हैं ना कि भाई हम ये हैं, तो मतलब सही पहचान होनी चाहिए उनकी। उसके बाद सेकंड क्या होता है, ज्ञापन तैयार करते हैं। इसमें ये ज्ञापन तैयार करते हैं, तो ज्ञापन में उसमें कम से कम एक साक्षी द्वारा उसे अनप्रमाणित होना चाहिए। वो एक साक्षी कौन हो सकता है, तो एक परिवार का सदस्य हो सकता है या फिर उसके मोहल्ले का कुछ सम्मानित सदस्य हो सकता है। और फिर उसके बाद उसको सी में देखते हैं, सी में बताता है कंट्रोल, जिलों नियंत्रण कक्ष कौन स्थापित करती है, राज्य सरकार करती है। छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य सरकार जिलों में नियंत्रण कक्ष जिलों में कर सकती है या राज्य में कर सकती है, तो ये दोनों में कर सकती है, जिले स्तर पर भी करती है और राज्य स्तर पर भी करती है।
ठीक है। उसके बाद डी में परिप्रश्नों के दौरान उसको अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, तो जी हाँ बिल्कुल है, उसको अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, लेकिन पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं है। ठीक है। देन हम चल सेक्शन 42, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। तो इसमें क्या होता है कि अभियुक्त असंज्ञ अपराध करता है और असंज्ञ अपराध करने पर गिरफ्तार तो नहीं किया जाता जब तक वारंट नहीं मिला, लेकिन किस कंडीशन में गिरफ्तार किया जा सकता है, जब वो अपना नाम और निवास नहीं बताता है या फिर ऐसा बताता है जो पुलिस अधिकारी को लगता है कि ये मिथ्या है यानी झूठा है, तो फिर उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। अगर 24 घंटे के भीतर अगर वो मतलब नाम निवास बता देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, प्रतिभूत सहित छोड़ दिया जाता है, रहित छोड़ दिया जाता है, बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और अगर वो नहीं बताता है या फिर बॉन्ड भी नहीं भरता है तो फिर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना पड़ता है 24 घंटे के भीतर भीतर। उसके बाद सेक्शन 43 बताता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो जी हाँ गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि किस कंडीशन में प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित करता है या क्या होता है, वो उद्घोषित अपराधी होता है। दो कंडीशन है ये हमारी, अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित किया हो या फिर क्या हो, वो उद्घोषित अपराधी हो, तब प्राइवेट व्यक्ति भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे वो पुलिस अधिकारी को दे देगा, अगर पुलिस अधिकारी अनुपस्थित होता है तो वो निकटतम थाने में उसको कर देगा। देन हम सेक्शन 44 बताता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो इसमें दोनों मजिस्ट्रेट आते हैं, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। और अगर उसकी उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है, स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है उसको गिरफ्तार कराने के लिए। ठीक है। नाम आते हैं 45 सेक्शन 45 बताता है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। तो देखते हैं हम कि जो हम सेक्शन 41 से लेकर 44 तक जो पढ़ के आए हैं, सेक्शन 44 तक, तो उन सब में जो गिरफ्तार हो रहे थे तो जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किस कंडीशन में दिया गया है, जब वो अपने ऑन ड्यूटी होते हैं तो उनको ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जैसे सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी, और अगर वो स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी। देन हम आते हैं सेक्शन 46 पहले है ना, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो प्रस्तुत उससे बोलेंगे कि भाई तुम गिरफ्तार हो जाइए, अगर वो नहीं होता तभी उसको छुएंगे या उसको निवृत्त करेंगे। ठीक है। और इसमें एक परंतु होता है, परंतु किसी महिला को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई महिला उसको गिरफ्तार ना किए, यथासंभव महिला द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें है जो सबसेक्शन कि भाई उसको 3 बता सबसेक्शन 2 बताता है इसका कि अगर यदि वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए सारे साधनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आजीवन कारावास का अपराध नहीं किया है, लेकिन यदि उसने मृत्यु आजीवन कारावास का अपराध नहीं किया है तो उसकी मृत्यु नहीं की जा सकती। सबसेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात तो सूर्योदय से पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या असाधारण परिस्थिति में नहीं किया जाएगा? नहीं। अगर कोई असाधारण परिस्थिति है उसको गिरफ्तार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को उससे परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। सभी को राधे राधे।